नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी, आएगा निवेश, बढ़ेगा मध्य प्रदेश। जी हां, 28 अगस्त को ग्वालियर में तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होगा। प्रदेश के विकास के लिए ये समिट बेहद खास है क्योंकि इसमें MOU की संख्या बढ़ाने की बजाय निवेश प्रस्ताव को धरातल पर लागू करने पर फोकस किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस समिट में करोड़ों रुपए का निवेश आएगा। लेकिन कांग्रेस इन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को बीजेपी का इवेंट बताकर तंज कस रही है। तो बीजेपी कांग्रेस को कमलनाथ का कार्यकाल याद दिला रही है, लेकिन सियासी बयानबाजी के बीच सवाल यह है कि यह निवेश क्रांति मध्य प्रदेश के विकास को कितनी गति देगी और क्या मोहन सरकार के दमदार फैसले से अब बम्पर रोजगार के अवसर भी प्रदेशवासियों को मिलेंगे। आज चर्चा में इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होगा बम्पर निवेश। ग्वालियर में तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। उज्जैन जबलपुर के बाद 28 अगस्त को ग्वालियर में तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव से सरकार को सबसे ज्यादा उम्मीद है। दरअसल निवेशकों की नजर 7 कॉरिडोर पर है तो सरकार की 28 से अधिक रोजगार पर। ग्वालियर चंबल के बीहड़ क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर में निवेश के लिए प्रस्ताव मिल सकते हैं। सरकार यहाँ IT, पर्यटन, एथेनॉल उत्पादन, लेदर फुटवेयर समेत इकाइयों के निवेश को भी पूरा प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रदेश में औद्योगिक निवेश की दिशा में काम कर रहे हैं। पहले उज्जैन में, जबलपुर में इन्वेस्टर समिट किए गए जिनके सुखद परिणाम आए। प्रदेश में निवेश भी आया और साथ ही नौजवानों को रोजगार भी मिले। मुख्यमंत्री जी द्वारा मुंबई और दक्षिण भारत के विभिन्न इलाकों में दौरे किए गए। अब जिस तरह से ग्वालियर में इन्वेस्टर मीट हो रही है, 28,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, साथ ही प्रदेश में हजारों नौजवानों को रोजगार मिलने जा रहे हैं। कॉन्क्लेव पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी का इवेंट बता रही है। भारतीय हमेशा इन्वेस्टर समिट करती है। आज भी मुख्यमंत्री महोदय जोन वाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ टैक्सपेयर का पैसा आप अपने इवेंट पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन विजन आपके पास है नहीं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सच ये भी है कि इन इन्वेस्टर समिट में MOU का अंबार नहीं लग रहा, सीधे ही निवेश पर फोकस हो रहा है। जाहिर है कि प्रदेश में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन संभावनाओं को नियमों में ना बांधा जाए। लिहाजा सरकार ने नीति में भी बदलाव किया है। खैर, इस समिट से इतना तो तय है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश आएगा, जिससे प्रदेश के विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत बहुत स्वागत है रंजन जी। तीसरी समिट होने जा रही है ग्वालियर में कल। प्रभु जी को भी नमस्कार। क्षेत्रीय समिट लगातार, चाहे हम उज्जैन में देख लें, इसके बाद जबलपुर में और अब ग्वालियर में, कैसे देखते हैं आप इसको? कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी का इवेंट है, लेकिन यदि हम निवेश की बात करें तो यही तरीका, यही फार्मूला तो बाकी सरकारें भी अपनाती हैं, चाहे कमलनाथ की सरकार रही हो, चाहे अन्य दूसरे दलों की सरकारें रही हों दूसरे राज्यों में। फिर इवेंट क्यों लगता है कांग्रेस को ये? नहीं, देखिए, वो तो पॉलिटिक्स है। कांग्रेस अपोजिशन में है, विरोध करना चाहिए वास्तविक मुद्दों पर। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट आपको इनवाइट करना है तो और कोई जरिया तो है नहीं। कांग्रेस ने भी किया था, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कॉन्क्लेव किया था, उन्होंने कोशिश किया था। रीजनल समिट होने का फायदा है कि जो रीजनल जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, चाहे महाकौशल हो, मालवा हो, सेंट्रल MP है, विंध्य है, बुंदेलखंड है, तो भी आप 6 रीजन्स हैं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिसोर्सेज हैं, उनको देखते हुए क्या आप अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है प्रयास खराब नहीं है, अच्छा है। लेकिन इसमें फिर वही बात आती है कि रिजल्ट क्या आता है। जो आपने कहा था कि
उन्होंने कहा धरातल पे जो इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, हम्म, हम मेमोरेंडम में कि नहीं करते हैं। मुझे याद है कि जब बीजेपी सरकार आई थी, प्रभु जी आपको भी याद होगा कि बाद में जो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कहा कि हम केवल एग्रीमेंट नहीं करेंगे, उसका संख्या नहीं बताएंगे, और बेसिकली जो हम रियल जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है उस पर फोकस करेंगे। ये नहीं कि आपने एग्रीमेंट कर लिया, मेमोरेंडम बांट दिया किसी को, वो आ भी नहीं रहा है और आप उसका वेट कर रहे हैं। तो एक एक तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और लोग सही तरीके से आए, रियल इन्वेस्टमेंट दिखे। तो मुझे याद है जब इंदौर में समिट हुआ था 2-3 साल 4 साल पहले, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था जो कि लोगों ने एक्सप्रेस किया था कि हम करेंगे, वो 13 लाख करोड़ था। मतलब जो बजट है मध्य प्रदेश का आवास का 3 लाख करोड़ मान लीजिए, तो 4 गुना। कितनी धरती पे आई भगवान ही मालिक है। और मुझे भी याद है कि लास्ट में आते आते भी प्रयास हुआ था कि जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मुझे याद आ रहा है, तो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको 1-to-1 लगा दिया जाएगा। जैसे कोई अंबानी के साथ लग जाएगा, कोई अडानी के साथ लग जाएगा, तो लगातार परसू करते रहे। मुझे पता नहीं कहाँ तक सही हुआ है, क्योंकि अगर आज हम देखें ब्रजेश जी, आज की जो वास्तविकता है मैक्रो लेवल पर, हम्म, तो जो टॉप 10 इंडस्ट्रियल टेस्ट है, स्टेट्स हैं कंट्री में, उसमें मध्य प्रदेश नहीं है। हकीकत है। 20 साल के भाजपा सरकार के बाद भी, उसके पहले कांग्रेस सरकार रही, उसने भी किया है। तो इतने सालों में हम जो अचीव करना था, अगर टॉप 5 में भी नहीं है, टॉप 10 की बात, टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 5 छोड़ दीजिए, तो बहुत ही चिंतनीय है। आप आप आपसे एग्रीमेंट करें, मेमोरेंडम करें, जो भी करें, अगर धरातल पे चीजें नहीं आ रही हैं तो चिंताजनक होनी चाहिए। कांग्रेस जो भी कहे, सरकार जो भी कहे, लेकिन इस वास्तविकता पे सरकार को काम करना पड़ेगा। प्रभु जी वास्तविकता पे काम करना पड़ेगा, और मुझे लगता है पुरानी गलतियों से ही सबक लेते हुए रीजनल शुरू की गए हैं, क्षेत्रीय समिट शुरू की जा रही हैं। बड़े उद्योगपतियों पर उतना फोकस ना करके छोटे छोटे उद्योगपतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। शायद जो कह रहे हैं रंजन जी कि पहले एमयू हो जाते थे, बड़े बड़े निवेश के वादे हो जाते थे, अब हम देख रहे हैं वर्चुअली भूमि पूजन होता है। मतलब कुछ उद्योग तो शुरुआत जिस दिन समिट हो रही है उस दिन शुरुआत हो जाते हैं। तो ये कुछ से सबक लिया है सरकार ने, कुछ नई दिशा में बढ़ रही, ये पहले की समिट से कुछ भिन्न है, और उसके फायदे भी दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल ब्रजेश जी, सबक लिया है सरकार ने, और सबक लेना भी चाहिए। आप किसी सड़क पर जब तक चलते नहीं, आपको सड़क का अंदाज़ा नहीं होता है कि सड़क पर गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, या दूरी कितनी समय में आप पार कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके का ये जो निवेश का पूरा मामला है। रंजन जी ने बहुत सारी बातें की, 20 साल की सरकार के दौरान क्या स्थिति थी, पहले क्या स्थिति थी। मध्य प्रदेश जब बना था या देश जब आज़ाद हुआ था, तब से लेकर आज तक हम औद्योगिक प्रगति देखते हैं, तमाम सरकारों का इसमें योगदान है। हम ये जरूर आंक लें कि 2000 दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट शुरू की थी। सबसे पहले मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का कॉन्सेप्ट दिग्विजय सिंह लेकर आए थे। उसका महिमा मंडन शिवराज सरकार में हुआ। हमने बड़े बड़े निवेश के प्रस्ताव मंगाए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, विदेशी डेलीगेट्स उसमें आए, तो हमने एक उसका महिमा मंडन ज़्यादा कर दिया, प्रचार बहुत ज़्यादा किया उसका, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नाम देकर हमने बहुत सारा। लेकिन ये निश्चित तौर पर सही है कि पहले एमओयू हुआ करते थे, फिर वो ईओआई तक आ गए, फिर ये हुआ कि आपने 13 लाख करोड़ तक के निवेश का, वो चुनावी इन्वेस्टमेंट समिट थी जिसका जिक्र रंजन जी कर रहे हैं, कि जिसमें केंद्रीय मंत्रियों ने भी ऐसे खुल के पैसे लौटाए थे कि मैं 10,000 करोड़ का ये कर दूंगा, 1 लाख करोड़ का मैं अपने विभाग से करा दूंगा। ऐसे केंद्रीय मंत्रियों ने भी पैसे लौटाए थे, लेकिन आया कुछ भी नहीं। लेकिन इन्फोसिस है हमारे यहाँ, टीसीएस है हमारे यहाँ बहुत सारे जो है कपड़े के कारखाने हैं, हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, हमारे यहाँ शासन पे देश का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा जो है पावर प्लांट है। हम बहुत सारे क्षेत्रों में हमने तरक्की की है, ये नहीं कह सकते कि हमारे पास नहीं है कुछ भी। पीथमपुर में हमारा जो है ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है, वहाँ फिरोजिया की इंडस्ट्री बहुत पहले से चल रही है। बहुत सारे उद्योग हमारे यहाँ बहुत सारे लग रहे हैं, बहुत सारे गए भी हैं निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की मंशा अच्छी होती है, ब्यूरोक्रेसी की मंशा खराब होती है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश माइनिंग पे अभी जबलपुर यूनिवर्सिटी हुई थी, माइनिंग पर फोकस जबलपुर में को दी थी। उसको सरकार ने कहा कि ये तो फॉरेस्ट की जमीन है, रेवेन्यू फॉरेस्ट का बड़ा मसला कि सुप्रीम कोर्ट तक गया,
रेवेन्यू का लॉस तो वही जमीन से जो अर्निंग होनी थी, करोड़ों रुपए जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में सरकारी बजट से चले, आम जनता से, पार्टी का भी पैसा किया, जो लड़ाई दो विभागों की है। बिल्कुल जमीन रेवेन्यू ने अलॉट की, फॉरेस्ट ने 5 साल बाद उस पर आपत्ति लगा दी। ये दोनों जो टेबल पर बैठ के मामले नहीं सुलझा पाए, दो विभाग सरकार के, बस यहीं पर दिक्कत है पूरी के पूरे सिस्टम में। हम जो सिंगल विंडो प्रणाली की बात करते हैं, सिंगल विंडो सिंगल विंडो सिंगल विंडो, हर सरकार कहती है सिंगल विंडो करेंगे, पिछली सरकार ने भी सिंगल विंडो किया था। हर इन्वेस्टर समिट के बाद शिवराज जी सिंगल विंडो को नए तरीके से करते रहे, जो रंजन जी बता रहे थे, एक एक अफसर को लगाया गया बड़े बड़े उद्योगपतियों के पीछे। फिर उनकी जिम्मेदारी क्या तय की अफसरों की, ये किसी ने नहीं पूछा। कि आपको अडानी ने 2018 की समिट में भी कहा था कि डिफेंस के क्षेत्र में वो मध्य प्रदेश में निवेश करेगा। कमलनाथ सरकार में भी उसने कहा कि डिफेंस के क्षेत्र में वो मध्य प्रदेश में निवेश करेगा। वही बात वो आज कर रहा है। तो हमने 6 साल में उससे पूछा क्यों नहीं? जिस अधिकारी को उसके पीछे उस अधिकारी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? उसकी सीआर में एंट्री क्यों नहीं की गई? उसकी इंक्रीमेंट क्यों नहीं रोके गए? उसके प्रमोशन क्यों नहीं रोके गए? यहाँ दिक्कत है ब्रजेश जी की पूरे सिस्टम में जो खराबी है वो ये है कि सरकार की मंशा अच्छी होती है, क्योंकि नेताओं का काम नीति बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना ब्यूरोक्रेसी के जरिए। ब्यूरोक्रेसी जिसको ये काम करना है या प्रशासन जिसको ये काम करना है, वो कहीं ना कहीं देतलाली बरत जाता है, चाहे उद्योग विभाग से जुड़े हों, चाहे रेवेन्यू विभाग से हों, चाहे किसी और विभाग के हों, और खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ता है और इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती हैं। नया प्रयोग है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें ध्यान देना, इसमें भी वही गलतियों को दूर करना चाहिए जो आपने कहा था कि यदि आ रहे हैं आप यहाँ पर निवेश की बात कर रहे हैं कि आप ग्वालियर रीजन में ही ये निवेश करना चाहते हैं, फोकस वहीं आ रहे हैं, तो आप वहीं की बात कीजिए उस मंच पर और वहाँ पर निवेश के लिए आप शुरू हो जाइए। जमीन उपलब्ध है सरकार के पास, या सरकार कहेगी आइडेंटिफाई जमीन है, आज आप यहाँ पे नारियल रखिए, यहाँ पर हम जमीन आपको 15 दिन के अंदर दे रहे हैं, बाकी अनुमतियाँ हम आपको 1 महीने के अंदर दे रहे हैं, और जो है 1 महीने या 2 महीने में आप यहाँ पे काम शुरू कर दीजिए। तो ये तब जाकर काम होगा, नहीं तो फिर आएंगे उद्योगपति भाषण देंगे, अच्छा हॉस्पिटैलिटी का वो फायदा उठाएंगे और चले जाएंगे। हम लोग भी देखते रह जाएंगे कि वो आए थे और उसके बाद फिर वो आ जाएंगे। एक चीज और बता दूं कि एक और इन्वेस्टर समिट है, रंजन जी ने अभी जिक्र किया तो उनको भी याद होगा, इंदौर में हुई थी। रंजन जी, शायद ब्रजेश जी आप भी उसमें थे। उसमें एक बड़े उद्योगपति देश के आए थे, उन्होंने कहा था ग्वालियर चंबल रीजन में जितने बीहड़ हैं उसको प्लेन करके वहाँ पे जो है कॉलोनी बसा देंगे, वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे। वो जो चंबल एक्सप्रेस वे की बात हो रही, वो एक्सप्रेस वे के दोनों निकलेगा, उसके दोनों तरफ जो है पूरे बीहड़ों को प्लेन करके, जो बीहड़ की मिट्टी बह जाती है अभी नदी में, कट जाते हैं, उसको प्लेन करके वहाँ पे उद्योग और कॉलोनियाँ बनाने वाले, नई सिटी बनाने वाले। पता चला कि वो जो उद्योगपति थे उनके कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पैसा अटका हुआ था या सरकार की तरफ से ड्यूज निकल रहे थे, उसको सेटल करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया उनने, केवल बातें ही बनाकर वो चले गए। तो ये सिस्टम को कैसे सुधारेंगे जो सिस्टम में खराबी है रंजन जी? अधिकारियों की मानसिकता कैसे बदले? सरकार की मंशा बेहतर होती है, लेकिन एक के बाद एक उदाहरण ऐसे आते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? या जो एक सलाह दी है, एक सुझाव दिया है प्रभु जी ने कि सीआर में एंट्री होने लगे कि भाई आपने क्या नवाचार किया है, क्या बेहतर किया है, तो शायद कुछ लगता है कि कुछ बेहतर हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल। अगर जिस दिन सीआर में एंट्री होने लगेगी, आप देखिएगा कि 360 डिग्री का परिवर्तन आ जाएगा। अभी दिक्कत है कि जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, बातें होती हैं और जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है, और हर ऑफिसर जो किसी डिपार्टमेंट में आता है उस होता में टाइम काटना है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, नोटशीट लिखी जाएगी, फाइल मूव करेगा, और फिर इसके करियर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक चीज है विजय जी, जो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा अफसरशाही के साथ साथ, और अभी अफसरशाही को करना है। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो अगर आप नहीं किया, देखिए हर एक स्टेट का अपनी एक खूबसूरती है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हम उद्योगपति हों, नहीं हो, जिसका पैसा है, तो कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ पे उसको अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, चीप लेबर मिलेगा, अच्छी बिजली मिलेगी, और एक ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल है। तो जो 10 टॉप स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस क्षेत्र में बहुत आगे हैं। रंजन जी, रोकना चाहूंगा आपको, आपने जो बताई विशेषताएं, मध्य प्रदेश में केवल जो आखिरी वाली ब्यूरोक्रेसी वाली छोड़ के बाकी सारी हैं। बिजली पर्याप्त है, जमीन पर्याप्त है, मिनरल है,
सारी सुविधाएं हैं, सरकार की मंशा भी अच्छी है। और जो बस तीसरी implement नहीं समिट हो हो रहा रही है वहां तो 7 रोड कॉरिडोर निकले हैं, 3 तो सीधे निकले हैं शिवपुरी और ग्वालियर चंबल से, बाकी के 82 किलोमीटर के दायरे में है। नहीं, उस पर मैं ध्यान दिला रहा हूँ। अभी देखिए, अभी आप मध्य प्रदेश में घूम लीजिए और रोड की हालत देख लीजिए। अगर मैं विषय पे आ रहा था, मैं ब्यूरोक्रेसी थोड़ी देर के लिए किनारे कर देता हूँ। अगर किसी इंडस्ट्रिस्ट को भोपाल आना है, उसको कोई जगह देखनी है या इंडस्ट्री सेटअप करना है, मान लीजिए जगह मिल गई है, तो कैसे आएगा वो? बंगलौर से कोई फ्लाइट आपकी है सीधे नहीं मिलेगी, गिनी चुनी फ्लाइट दिल्ली से मिलेगी आपको। अब पुणे आपको जाना, अभी भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं पुणे का, लेकिन पुणे बहुत बड़ा एक डेवलप हो रहा है, नई फ्लाइट है नंबर 1। ऐसी बहुत सी है। इंदौर में है तो आप पहले इंदौर आएंगे, फिर वहां बाई रोड आप भोपाल आएंगे। जबलपुर भूल जाइए, अभी जबलपुर नहीं हुआ तो बात की बात है। नंबर 1, एक ऑफिसर ने स्टडी किया था, मुझे बताया कि जो बिजली की रेट्स हैं, कहा कि आप लोग जो एविएशन की बात करते हैं, हवाई जहाज की बात करते हैं, बहुत किनारे हैं। जो बिजली के रेट्स हैं महाराष्ट्र गुजरात के बनिस्बत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा बाधक को भी है। तो 2-3 जो फैक्टर्स, उस पर भी अगर आपको याद हो 2016-12 में, मुझे याद नहीं आ रहा है, चीफ मिनिस्टर तत्कालीन संघाई गए थे। उन्होंने कहा संघाई में जो वो काफ़ी मेस्मराइज थे देख करके, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा था कि हम ऐसे मध्य प्रदेश को बनाएंगे। क्या चीन में कम्युनिस्ट रूल है, वहाँ पे आप इतनी तेज से एक्शन नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसका लब्बल हुआ वे था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप इंडस्ट्रिस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है इतना पैसा पंप करें आप कि एविएशन, रोड, बिजली, पानी, उसमें पहले आप एक शोकेस कर पाएँ। ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह है, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करेंगे आप, तो जो और स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी समृद्ध है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ पर इंडस्ट्री जाती रहेंगी और हम लोग देखते रह जाएंगे। तो लेकिन उसी पर तो काम कर रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। रियायतों की बात करें हम, आप बिजली पर भी, अन्य ज़मीन पर भी तो रियायत वही दे रहे हैं ना। इसी वजह से तो दे रहे हैं रंजन जी, ताकि उद्योगपति आएँ, निवेश करें। कॉरिडोर की बात करी, चलिए आपने इंदौर की बात की, इंदौर में क्या, ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में तो आपको और ज़्यादा फायदा है। नहीं विजय जी, हमें बहुत तेज चलना पड़ेगा। जब मैं हैदराबाद जाता हूँ, तेलंगाना देखता हूँ या कर्नाटक को देखता हूँ, तो स्टेट इतने तेजी से डेवलप हो रहे हैं। आपने इन्फोसिस की बात की, प्रभु जी ने बात की, TCS की बात की। आप हैदराबाद में कंकड़ फेंकिए और आपको हर कंपनी मिल जाएगी वर्ल्ड की, ठीक है। गूगल पुणे में यहाँ पे नहीं है कंपनी कोई। तो अगर बड़ी कंपनी को बुलाना है, मल्टीनेशनल्स को बुलाना है, तो उन स्टेट से तेज काम करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे। वो नहीं हो पा रहा अभी। तो रंजन जी, हमको उसको क्यों बुलाना है? जो हैदराबाद में है, जो गुड़गांव में है गूगल या इन्फोसिस, उनको हमको क्यों बुलाना है? जो ऑलरेडी कहीं है वो अपना सेटअप उठा के नहीं आएंगे। हमको रंजन जी, हमारे को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए जहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। बात हो रही सेमीकंडक्टर की, बहुत लंबे समय से सेमीकंडक्टर बनता है, सिलिका से हमारे यहाँ भरपूर रेत है। हमको उस क्षेत्र में जाना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम हो। हमको जो है लिथियम आयन बैटरी की तरफ जाना चाहिए कि बैटरी बनाने का या उसको रिसाइकल करने का प्लांट यहाँ पर लग जाए, जो कि समय की ज़रूरत है। हमको जो है ई-व्हीकल पर जाना चाहिए, जो आज जहाँ देश आगे बढ़ रहा है हमको वहाँ फोकस करना चाहिए। अब ग्वालियर में किसी जमाने कपड़े की बहुत सारी मिलें हुआ करती थी, अब वो चल नहीं पा रही हैं घाटे में। अब आप ग्वालियर में कपड़े की फैक्ट्री लगाने जाएंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं आज की तारीख में। इंदौर टेक्सटाइल हब था, सही कहा। क्योंकि आजकल आदमी जो है ऑनलाइन ब्रांडेड कपड़े ले रहा है, तो अब वो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमको वो जो इंडस्ट्रीज है, जो आप जिसकी बात करें, मैं सहमत हूँ आपसे। अब नए क्षेत्र में सोचिए, हार्टिकल्चर की बात हो रही है, खेतों में पास लगाएंगे हार्टिकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत हमारा समृद्ध है, लेकिन लगाएगा कौन? इंडस्ट्रीज तो आएंगे ना। रंजन जी, एक आपको बताएं, रंजन जी आपको शायद जानकारी में नहीं होगा, कच्चे मसाले जो है उसका जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में जाता है, और हम वही मसाला जो कच्चा भेजते हैं वो गुजरात या और दूसरी जगह से वो पैक होकर MDH या और बादशाह मसाले के तौर पे वो हमारे यहाँ बिकने आता है।
हम अपना कोई ऐसा ब्रांड डेवलप नहीं कर पाए। हमने विंध्या वैली ब्रांड बनाया था, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसमें कहीं पिछड़ गए। तो हमको उस पर फोकस करना होगा, जो अब जिस दिशा में अब काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक बात। चाहे वो दूध का मामला हो, चाहे इस तरह के मामले हो, कृषि से आधारित हो। हमने एक जिला एक उत्पाद की बात तो की थी, उसको पहचान देने की, लेकिन उस दिशा में बढ़े नहीं, सिर्फ कागजों में हुआ। और कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी थी, कोई एक उत्पाद, यदि हम पिपरिया की दाल की बात करें, हम गेहूं की बात करें, सीहोर की, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि हम चावल की बात करें, बालाघाट की, तो इस दिशा में क्यों सरकार काम करते नजर नहीं आती? प्रभु जी, आप मुझसे पूछ रहे थे? प्रभु जी से पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल, उस दिशा में काम चल रहा है ब्रजेश जी, लेकिन हम उसको वही जो है ना मार्केटिंग का जो चेन है वो हम डेवलप नहीं कर पाए, उसकी वैसी प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं कर पाए जैसे हम दूसरी चीज़ों की ब्रांडिंग पर ध्यान देते हैं। निश्चित तौर पर चूंकि एक जिले एक उत्पाद है, दाल हमारी विदेश तक जाती है, चावल हमारा बाहर तक जाता है, हमारा शरबती गेहूँ पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर पाए। हम बासमती की लड़ाई लड़ने जरूर कोर्ट तक चलेगा कि बासमती का जीआई टैग हो, लेकिन हम जो है ग्वालियर का जो रीवा का जो हमारा आम है उसको हम जो है न तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा पाए, ना हम उसको उस तरीके से विदेशों तक भेज पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस पूरे सिस्टम में कहीं एक जो कमजोरी है उसको दूर करने की जरूरत है। ये इन्वेस्टर समिट्स हो रही हैं, बहुत अच्छा प्रयास है, जो अलग अलग रीजन वाइज आ रहे हैं तो आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं कि कहाँ पर किस क्षेत्र में कौन उद्योगपति इंटरेस्टेड है, कहाँ पर कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके आधार पर वो आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद का काम जो होना चाहिए वो निश्चित तौर पर ये होना चाहिए कि आप अधिकारियों को यदि पाबंद करते हैं तो उन पर फोकस करें कि वो उन कमियों को दूर करें। जैसे अभी रंजन जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि एक अधिकारी बता रहा था कि मध्य प्रदेश में जो बिजली की स्थिति, तो भाई वो अधिकारी पत्रकार को क्यों बता रहा है? वो अपनी सरकार को सुझाव क्यों नहीं दे रहा कि ये कमी हम बार बार सबमिट कर रहे हैं, इस कमी को दूर किया जाए? तो ये जो मानसिकता है ये बदलने की जरूरत है। जब वो जैसे अधिकारी या नेता अपना घर बनाते हैं, उद्योग मंत्री को भी उसी तरीके से हर कोने पर नजर रखनी होगी कि जितने प्रपोजल आए थे वो हर प्रपोजल कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि उसमें कहाँ हर्डल आ रही है, कहाँ बाधा। ये नहीं कि वो जो उसके बाद दूर हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए तो पूरा प्रदेश है, बहुत सारे विभाग हैं, सब कुछ काम करना है, वो सारे काम लगातार नहीं कर सकता है। इसकी जिम्मेदारी नीचे के लोगों को तय करनी चाहिए। लीडर तो हमेशा लीडर की तरह ही आपको एक दिशा दिखा सकता है। निश्चित तौर पर प्रयास अच्छे हो रहे हैं, बाकी का उद्योग मंत्री और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है कि वो धरातल पर उद्योग कैसे उतार पाएं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसकी चर्चा को हम विराम देंगे। रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निवेश तो आएगा मध्य प्रदेश में, और जो कोशिश की जा रही है क्षेत्रीय समिट के जरिए कि छोटे छोटे निवेश आए, अच्छी पहल है, लेकिन अफसरशाही को भी एक तरह से लगाम कसना होगी। उनको लगातार निगरानी करना होगी, मॉनिटरिंग करना होगी कि जो निवेशक आए थे, जो वादे करके गए थे, वो निवेश क्यों नहीं कर रहे। पुरानी गलतियों से सबक लेना होगा, पुराने निवेशकों पर भी देखना होगा और एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करना होगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं निवेशकों को लाने के लिए, इसके बाद की जिम्मेदारी अधिकारियों की और संबंधित विभाग के मंत्री की बनती है कि वो हर उद्योग कैसे लगे, कहाँ कमियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जा सके, तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश में निवेश और बढ़ेगा और प्रदेश का विकास होगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।